बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट ए कवर किया था, जब हमने डेयरी फूड लिमिटेड की सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज किया था और हम जो डायरेक्टर्स हैं वो ये क्लेम कर रहे थे लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है, और जब हमने खोल के बयान किया तो पता चला हो भाई लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि करंट रेशो वो बात नहीं बताती जो क्विक रेशो बताती है। और इसमें सारी डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर तक कर ली थी। बी पार्ट में आ जाएं, क्या है? एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू कंपनीज आर एज फॉलो। ए और बी की बैलेंस शीट गिवन है, एक एक साल ही की गिवन है। इनकम स्टेटमेंट एक साल की गिवन है, इसका मतलब एवरेज आउट नहीं कर सकेंगे, जो करंट ईयर होगा उसी को बेस बना लेंगे। एनालाइज करना है प्रॉफिटेबिलिटी में, लिक्विडिटी में और वर्किंग कैपिटल रेशो में। किसकी बात नहीं कर रहा? गेयरिंग की बात नहीं कर रहा। गेयरिंग में दो रेशो थी, एक डेट इक्विटी रेशो थी, एक इंटरेस्ट कवर था, वो दोनों हमने छोड़ देने हैं। अगली बात याद रखिएगा, पेपर वाले दिन आपके पास जो करेंसी होगी देने के लिए वो टाइम होगा, जो कमोडिटी आप खरीद रहे होंगे वो मार्क्स होंगे। और सर ने तो 19 में से 2 गेयरिंग निकाली, बाकी बची 17। अब 17 रेशो ए की करूं, 17 बी की करूं, 34 रेशो कैलकुलेट करके फिर जो है ना ढोलक बजाऊं। क्यों? क्योंकि टाइम क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, और पेपर लेने वाला आंसर कॉपी लेकर जा चुका होगा। फिर हम क्या कर रहे होंगे? सानू ने पुल दे बुला के, सानू ने पुल दे बुला के। तो इससे बेहतर है कि आप आज ही समझ जाएं कि इन 12 मार्क्स में अगर मैं 34 कैलकुलेशन करने बैठा तो लिखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और याद रखें, इस टॉपिक में लिखना इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन तो हमने 19 करके 2 दफा 2 क्वेश्चन में सॉल्व कर ली। आने वाले वक्तों में मेरा फोकस जो है वो कैलकुलेशन की सॉल्यूशन में नहीं होगा, बल्कि इंटरप्रिटेशन में होगा। हाउ टू लिंक द रेशियोज टू इंटरप्रेट which company is performing better in different areas of the business. One is profitability, other is liquidity, then the working capital side, and in the last gearing side. In the last gearing side. अब प्रॉफिटेबिलिटी की कितनी रेशोज हैं? 8 नहीं करेंगे, 8 करेंगे तो क्या होगा? टाइम चला जाएगा और कमोडिटी थोड़ी सी आएगी। और हो सकता है जो उसने मांगा, देखो उसने कैलकुलेट नहीं कहा, क्या कहा? एनालाइज करो। तो कैलकुलेशन तो वर्किंग में जाएंगी, मेन पे तो आनी नहीं है। अब इतनी भी वर्किंग ना करूंगे, वर्किंग करके फारिंग हो और मेन पे ना हो, जैसे फाइनल अकाउंट्स में होता है, कैश फ्लो में होता है, एनपीओ में होता है। वर्किंग कर रहे हैं, मेन पेज पे आंसर लिखना था तो टाइम क्या हो गया? खत्म हो गया। ये बैड इंप्रेशन है। अब बताएं प्रॉफिटेबिलिटी की कितनी रेशो थी? 8। कितनी करूं कि मेरा गुजारा हो जाए? 3-4 कर लें। अब इन 3-4 में हमने डिसाइड करना है कौन सी 3-4 करें जिससे हमारा गुजारा हो जाए। 3-4, एक तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया करें, वो हमारा अच्छा पुराना दोस्त है। एक नेट प्रॉफिट रेशो ले लिया करें, एक जीपी रेशो ले लिया करें। बहुत ही दिल चाहे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशो ले लें, नहीं तो जीपी ही बता देता है, क्योंकि 100 में से जीपी निकालें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। तो इसमें से मैं 3 रेशो सिलेक्ट कर रहा हूं, रोज कर रहा हूं, जीपी कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट कर रहा हूं। ठीक है। अब एक बच्चा कहे नहीं यार अंसारी मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है एडमन टू सेल्स, नेट प्रॉफिट, एडमन टू सेल्स, सेलिंग टू सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू सेल्स, फाइनेंस कॉस्ट टू सेल्स, R&D टू सेल्स। तो बेटा फिर तू सेल्स ही हो जाएगा, तू फारिक है, क्योंकि ये तीनों रेशो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी वो 3 रेशो हैं जो हमने सिलेक्ट की। अब मैंने आपको ये भी सिखाना है कि पेपर में आपने कौन सी रेशोज पहले पकड़नी है, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब आगे आ जाए, लिक्विडिटी रेशो। इसमें 2 ही हैं, एक करंट है और एक क्विक है। इसमें बहुत रेयर है कि हम सिलेक्शन कर सकें, हमें दोनों करनी चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा क्विक रेशो, क्योंकि एसेट निकल जाता है। वर्किंग कैपिटल रेशो टोटल कितनी है? ये पेंसिल ना करें, 6 हैं। 3 जो है 3 का इनवर्स है। स्टूडेंट फ्रेंडली कौन सी है? डेज वाली।
स्टूडेंट फ्रेंडली कौन सी है? तो वो 3 डेज वाली कर लीजिएगा। 3 उधर हो गई, 2 उधर हो गई, 5 और 3 इधर हो गई, 8। हमने 17 को श्रिंक किया, 8 पे ले आए। 17 को श्रिंक किया, 9 भी करनी हो तो वर्किंग कैपिटल डेज कैलकुलेट कर लिया करें, वो जबानी भी हो सकते हैं, डेटर प्लस स्टॉक होल्डिंग माइनस क्रेडिटर। अब सिर्फ 10 मिनट लें और ये रेशो दोनों कंपनीज के लिए कैलकुलेट करें। आज इंशाल्लाह मैं आपको इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा, हाउ टू राइट डाउन द एनालिसिस, हाउ टू। कितनी देर है? 10 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू करें भाई? जी भाई। पहली रेशो कौन सी है? रिटर्न ऑन रोज। बेटा बातें ना करें। ए क्या फॉर्मूला था? PBIT ओवर एवरेज कैपिटल, बस ठीक है, इंटू 100। ए के लिए PBIT बोले 15800 880 7। इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दिया, ओके हो गया। कैपिटल इम्प्लाइड में इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, बोलें इक्विटी 51 और लॉन्ग टर्म लोन इंटू 100। आंसर 7%। ओ ठीक है यार, अल्लाह के बंदो, 1 है। चलो आप बोलो। 2344 प्लस इंटरेस्ट 23। इधर आए। हमें यहाँ एक फिगर चाहिए थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, वो क्वेश्चन में नहीं है, उसे कहते हैं PBIT। इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ है, हमने इसमें ये ऐड कर दिया। दूसरा तरीका था दिस माइनस दिस कर दे। GP में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही तो PB, दोनों में से जो मर्जी तरीका अडॉप्ट कर लिया करें, आंसर सेम है। इक्विटी बोले 72, लॉन्ग टर्म लोन 36 इंटू, कितना गुस्सा चढ़ता है ना दूसरी दफा जवाब देने में। आंसर 23.81। रोज के बाद नेट प्रॉफिट टू सेल्स, फार्मूला बोले पैट ओवर
इंटू पैड बोले 155 नेट सेल्स 16 पैड बोले 0 2 2 ये उनसे बात करने का रिहर्सल कर रहे हो इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, शीरीनी तकसीम करते हुए। वो पूछा करेंगी क्या बनाए मोइनुद्दीन आज, तो आप क्या करेंगे तोरियों का शोरबा बना। फिर वो क्या क्या करेंगी याली जहाँ आप तोरियों की चीज़ ही नहीं है, आपको तो पूरा पूरा वेड़ा चाहिए। फिर वो पड़ोसियों से कहा करेंगे कि 8-10 किलो की कोई बौंग ला दें, आज हमारे शौहरे बा मुराद ने घर में खाना फाड़ना है, खाना तो नहीं है, क्या करना है। ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा मेरे भालू, ऐसे नहीं करेगा। ये देख इसकी माशाल्लाह, यकीन कर सही जिसे कहते हैं ना साहिवाल का ऑस्ट्रेलियन काऊ का शौहरे बा मुराद है, लोकल काऊ नहीं। बोलो आगे। जीपी रेशो, बस जीपी रेशो कहते हैं, जीपी बोले जीपी ओवर नेट सेल्स इनटू जीपी बोले 44 नेट सेल्स 600 इनटू जीपी नेट सेल्स 220 इंटू जीपी हो गया। हमारे वर्किंग कैपिटल रेशियोस, बेटा बातें ना करें। डेटा कलेक्शन डेज, क्या है एवरेज डेटर्स, नेट क्रेडिट सेल्स इनटू, देखें क्वेश्चन में 360 तो नहीं है, 365 डेज। डेटर्स बोले क्रेडिट सेल्स 161। बेटा बातें ना करें पीछे स्टूडेंट्स। 55 डेज ही कर दो, क्या गरीबो। आगे चलो। सेवेंटी 75 डेज उनके घर से न्याज आई, तुमने भेजी, बात आगे कैसे बढ़ेगी। और रिश्तेदार घर आए 4 दिनों में या नहीं, कोई नहीं आया। वो तो आ जाएंगे लेकिन बाद में जब तुझे बुलाएंगे तो कहाँ से वो इतने बड़े देगचे लेकर आएंगे, इस वजह से नहीं आते वो। तुझे तेरा अब्बा ही बर्दाश्त कर सकता है, बाकी खानदान में कोई तुझे खाना नहीं खिलाएगा, या तो तू किसी लंगर पे बैठा कर। आगे चलो, इंसान बनो बच्चियों। इन्वेंट्री होल्डिंग डेज कह दिया करें, आपको नहीं पता इसके नसीब कैसे खुलने हैं इंशाल्लाह। तू रिश्ता करवाने वाला है तो तुझे पता है वो बर्दाश्त करेगी, दोनों पार्टीज को जानता है। कमाल हो गया यार। एवरेज इन्वेंट्री, मोइनुद्दीन तूने गम नहीं करना, कोई बर्दाश्त करे ना करे तू तो एंजॉय करेगा ना। आगे बोलो। मोइनुद्दीन आई लव यू। क्या करो मोइनुद्दीन, मुझे तेरे से प्यार ही इतना है यार। इंसान बनो, इंसान बनो। खबरदार कोई मेरे मोइनुद्दीन से मजाक करेगा। एवरेज इन्वेंट्री
21 700 ओवर 135,160 उनमें से किसी की नर्सरी है लाहौर से करीब, ये फूलों वगैरह की, पौधों वगैरह की जो प्लांट्स की नर्सरी होती है? नहीं, गमले नहीं। गमला देख कितना बड़ा बैठा हुआ है माशाल्लाह, चौरस बिल्कुल, चारों तरफ से गुलाई में तैयार हुआ हुआ है। बोलो। नहीं, गमले नहीं चाहिए बेटा। 50 पॉइंट छोड़ दे बेटा, क्या गरीबों वाली बच्चियों वाली बातें कर रही है? अमीर बच्ची बन बेटा, आगे चलो। डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू आंसर 40 क्रेडिटर पेमेंट डेज। क्रेडिटर बेटा बातें नहीं, पेमेंट डेज। एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या ले लेंगे? एवरेज क्रेडिटर 35 ओवर 1,35,000 इंटू आंसर, हाँ 90। ओए हेलो, इस जगह पे सिर्फ एक बंदा हंस सकता है, एक बंदा बोल सकता है, इसे हर खून माफ है। नहीं, माइंड वाला हिस्सा ही इसके अम्मा अब्बा ने इसका सुन कर दिया हुआ। अगले जो पसंद करने आते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, देखो अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं ना, क्योंकि माइंड क्या कर दिया हुआ। कितनी दफा रिश्तेदार कह चुके हैं, भाईजान आपने तो कहा था हमारा लड़का है। नहीं पता तेरे नसीब कैसे खुलने हैं, बोलो। प्लीज यार, प्लीज। 45 135 ओवर 1,80,000 1,80,000। मुझे पता है खुशी किस बात से होती है, जब ये अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करता है माशाल्लाह, इसलिए मेरी इससे दोस्ती है। इसके वालिद साहब से बात हुई, वो बताते हैं माशाल्लाह मेरा बच्चा जो है वो पूरे ख़ानदान में मोस्ट ओबीडियंट बच्चा है मेरा, तो ऐसे बच्चों से भी दोस्ती करने को दिल चाहता है। बोलो जी। 91 डेज पूरे हो गए। अब कौन है? लिक्विडिटी रेशो। बीबी बार बार करंट रेशो ना बोला कर, करंट आ गया ना तो लग पता जाओ। लिक्विडिटी रेशियो, आजकल वैसे ही बारिशों के दिन चल रहे हैं। कौन सा रेशो? करंट रेशो। बोलो जी, करंट रेशो का फार्मूला। ए के लिए करंट एसेट 65, करंट लाइबिलिटीज 4, आंसर रेशो इधर आओ। इसके आगे कुछ बच्चियां ना मेरा मजाक उड़ाने पे आ गई हैं, और ये सारा छोटू कर रही है जो कर रही है। समझता हूँ तुम जो बोल रहे हो मुझे। बोलो, अभी मैं ज़रा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। माइनस इन्वेंट्री 29, 21, 47,790
चेयर उधर ले जाए, कमेंट्री तो उधर ही करनी पड़ेगी। ओ चाचू, ओ कैसे हो? ओके, इससे सर पे हाथ फिरवाए, इसके बड़ा माशाल्लाह सितारा गर्दिश में चल रहा है। तेरी चाची ने तो तुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। नहीं, इसे किसी दिन कुर्सियां लगानी पड़ जाएंगी जो इसके हालात चल रहे हैं। जितना काम डिले होता है उतना रिस्क ज़्यादा होता है। मानता ही नहीं है। रब्बिल अव्वल के चांद कुछ काम कर ले बेटा। क्या कह रहा हूँ? हाँ, कुछ कर शाबाश। शहरोज से दूर दूर आकर ये नज़र वट्टू है, बने हुए काम भी खराब हो जाएंगे। ये पकड़ के रखा, उन्हें चुस्की मार लेनी है। आओ मेरे बच्चों, अब ज़रा ध्यान से लिखना, दरमियान में नहीं बोलना। मैं खुद ही 2-3 दफ़ा बोलूँगा, जो जहाँ पे होगा वो वहाँ से आगे लिख लेगा। ये जो बेटा कुछ प्रेशर ग्रुप होते हैं ना, जहाँ से उन्हें भूल जाए वहाँ से कहते हैं चल अंसारी यहाँ से आगे शुरू हो जा। कोई ऐसा बच्चा हुआ उसे मैंने क्लास से निकाल देना। यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम कोई बच्चा ना बोले। 2 दफ़ा बोलूँगा, दूसरी दफ़ा में आपने खुद देखना है कहाँ पे आप रुके थे, वहाँ से आपने लिखना। ठीक है भाई? ये रिस्क है, हाथ में पकड़ के, उल्टे हाथ में पकड़ के। चलो भाई, सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी पे चलते हैं। कंपेटिटर से कंपेयर कर रहा हूं, टारगेट से कर रहा हूं, या इंडस्ट्री की एवरेज से? कंपेटिटर से। तो किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा? कंपेटिटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? रेज करके हैंड करना है, मछली मंडी नहीं बनानी। सर मैं बताता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आसान लफ्जों में मीनिंग ये होता है। कोई बच्चा बच्ची? शाबाश जी बेटा, शाबाश। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल नहीं बोलना, इन्वेस्टमेंट लगाकर कितना कमाया, क्योंकि कैपिटल बोलेंगे तो उसमें इक्विटी आ जाएगा। या तो फिर पूरा बोलें कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट में करंट लायबिलिटीज नहीं होती, करंट लायबिलिटीज नहीं होती। क्या होता है? इक्विटी प्लस, और इक्विटी की कितनी आइटम्स? 5। इक्विटी की कितनी आइटम्स? अब बताएं जी, 100 रुपए लगाकर ए ने कितना कमाया, और वही 100 रुपए बी ने लगाए तो कितना कमाया? किसने ज्यादा अच्छा कमाया? किसने अपनी इन्वेस्टमेंट एफिशिएंटली इस्तेमाल की? किसने अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया? ए ने बेटर कन्वर्ट किया। तो लिखें ए एंड लिमिटेड, ए लिमिटेड has produced better rows than B, showing a return of 32 against an investment of 100, whereas B is only successful in generating ₹23 against an investment of 100,
इफ वी गो डीपली, अच्छा इधर से वेरीफाई भी करना है, ये नहीं आंखें बंद करके जो मुताला पाकिस्तान के 14 निकात लिखे जा रहे हो। जो बोलूंगा उसको यहाँ देखना है, ना समझ में आए फौरन पूछना सर ये बात समझ में नहीं आई। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह आसान तरीन लफ्ज़ों में आपके दिमागों में बात बिठाने में कामयाब हो जाऊंगा, मेरे अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह। तो क्या लिखा है? इफ वी गो डीपली, कंपनी बी हैज इन्वेस्टेड more capital employed. Company B has invested, बोलिए, more capital employed in absolute terms. बोलें जी, कितनी इन्वेस्टमेंट की बी एंड, बोले ये की, ए ने कितनी की? क्या लिखा है? इफ वी गो डीपली, बट couldn't achieve proportionate return. couldn't achieve, बोले, proportionate return. But couldn't achieve proportionate return. नंबर 2 कौन है? नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। देखें भाई कितना कमाया, इसने कितना कमाया? नेट प्रॉफिट की इंक्रीज बताने से पहले कहाँ जाऊंगा? जीपी पे, क्योंकि जीपी पहले है, नेट प्रॉफिट बाद में है, दरमियान में कौन है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान से बोलना है, गलत नहीं बोलना, रट्टा नहीं है। यहीं तो पता चलेगा क्या मैं बिजनेस आपके जहन में बिठा पाया हूं या नहीं बिठा पाया। ऐसे नहीं बोलना, ध्यान से बोलना। ये देखें, जीपी से चलूंगा दरमियान में, और इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो पहले जीपी एक्सप्लेन किया करें, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो एक्सप्लेन किया करें। हमेशा याद रखिएगा, लिखें जीपी पे आ जाए, 3-4 लाइन छोड़नी है छोड़ दें, बाद में लिखना है नेट प्रॉफिट, बाद में लिखने, ऑल एक्सेप्टेबल, कोई इशू नहीं है, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। बोलें जी, ए का पहले देखा करें, ए का जीपी, बी का जीपी, किसका जीपी हाई है? बी का जीपी हाई है। देखें बी की सेल्स ज्यादा होंगी, बी की सेल्स ज्यादा होंगी। अब सुने, सेल्स ज्यादा हो, जीपी डाउन हो जाए, तो पहले तो जहन में ये याद रखें कॉस्ट अकाउंटिंग में जाए। चले गए, सेल्स रेवेन्यू की कितनी ब्रेकअप होती हैं? 2, एक यूनिट्स, एक सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन साइलेंट हो तो सेल्स इंक्रीज होती हैं यूनिट्स की वजह से, सेलिंग प्राइस की वजह से इंक्रीज हो तो क्वेश्चन बताता है, हमेशा याद रखिएगा। जीपी डिक्रीज हो जाए सेल्स के बढ़ने के बावजूद तो आप कहेंगे यूनिट्स को बढ़ाने के लिए पेनिट्रेशन करनी पड़ी और प्राइस को रिड्यूस करना पड़ा। इकोनॉमिक्स में चला गया हूं मैं, पेनिट्रेशन और स्कीमिंग याद है। अब यूनिट्स ज्यादा ना बढ़े लेकिन सेल ज्यादा बढ़ जाए, इसका मतलब मैं स्कीमिंग में चला गया। यूनिट्स तो मैंने उतने ही बेचे, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके मैं हाई प्राइस चार्ज करने में कामयाब हो गया। क्वेश्चन साइलेंट हो तो स्कीमिंग नहीं बोली जाती, क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या बोलेंगे? पेनिट्रेशन। इसकी रीजन
याद रखिएगा, स्कीमिंग वहां की जाती है जहां कंपटीशन कम हो, पेनिट्रेशन वहां की जाती है जहां कंपटीशन ज्यादा हो, और क्वेश्चन साइलेंट है तो आज दुनिया में कंपटीशन ज्यादा है। ये रीजन है, ये रीजन लिखें। जीपी रेशो ऑफ बी इज better than company A which means company B is successful, company B is successful in generating high GP margins one reason seems to be high sales value ड्यू टू, अब बताओ हाई सेलिंग प्राइस बोलूं, हाई यूनिट्स बोलूं? ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, आप कॉस्ट अकाउंटिंग में जाओ, चले गए। जब यूनिट ज्यादा बेचता हूं तो गुड्स ज्यादा खरीदता हूं, गुड्स ज्यादा खरीदता हूं तो बल्क डिस्काउंट मिलती है। जब यूनिट ज्यादा बनाता हूं तो लेबर का लर्निंग कब आता है? लेबर का लर्निंग कब आता है तो लेबर कॉस्ट कम लगती है। जब यूनिट ज्यादा बनाता हूं फिक्स कॉस्ट अपनी जगह कांस्टेंट रहती है, ठीक है। स्पेयर कैपेसिटी इस्तेमाल करो तो कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं होती। और वेरिएबल एफर्ट क्वेश्चन साइलेंट होने पर लेबर आवर्स पर बेस करते हैं। जब लर्निंग की वजह से लेबर आवर्स कम हुए तो वेरिएबल ओवरहेड भी, इन सब ने मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स को और मेरी यूनिट्स ने सेल्स वैल्यू को, उधर सेल्स बढ़ रही है इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है, दोनों फैक्टर मेरे लिए पॉजिटिव में जा रहे हैं। टारगेट कॉस्टिंग याद करें, या तो सेलिंग प्राइस को बढ़ा लो या कॉस्ट को कम कर लो। अगर ये दोनों फेवरेबल में चले जाएं तो जीपी रेशो, और अगर ये दोनों डिसफेवर में चले जाएं, लेकिन इतनी गहराई में नहीं जाना, आहिस्ता आहिस्ता, इतनी मुश्किल नहीं बनाता है वो। लेकिन मैं आपको पूरी इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा क्योंकि मेरी आदत है कि मैं इंटरप्रिटेशन याद नहीं करवाता। मैं आपके साथ ये डिस्कस करता रहूंगा, एंड में आप कहेंगे सर टाइम पूरा हो गया, मैं कहूंगा कल दोबारा आना, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। तो ये एक टेप रिकॉर्डर है मेरा जो अगले 5-6 दिन चलेगा। टेप रिकॉर्डर में आपने इंटीग्रेशन सीखनी है, फिर आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप खुद इंटरप्रिटेशन करने में माहिर हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। ठीक है, जैसे लॉ है, अब लॉ याद करना नहीं पड़ता, लॉ के छोटे छोटे केस बनाएं और उसको खुद देखेंगे। यार मैं ऑफर दे रहा हूं, ये रेसिपिएंट है, ये दरमियान में कंसिडरेशन है, अब बताओ जी वाइड है नहीं वाइड है, एप्लीकेबल है नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग आप ऐसे कर सकते हो। तुम क्या करते हो, बैठ जाते हो और घोटा लगाते रहते हो। जैसे ही वो टिल्ड करता है केस को तो तुम क्या कहते हो, क्यों ऐसी है। ठीक है, तो ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं सीखनी, इंटरप्रिटेशन ऐसे सीखने जैसे इसके सीखने का हक है। और इसके सीखने का हक ये है कि आपने अपने आप को बिजनेसमैन समझ के चलना है, मुंशी समझ के। मुंशी को एक लाइन का पता होता है और बिजनेसमैन को पूरे बिजनेस का पता होता है। इसलिए जो कुछ पढ़ा है आपने इंट्रो में, R1 में, कॉस्ट में, ये सारा मिक्स हो जाएगा कहां, इंटरप्रिटेशन में। और MFA में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, कहां,
वहां पे भी सारी कैलकुलेशन करके हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें क्या करना चाहिए। तो निकलो मुंशी पने से, क्या बनो? बिजनेसमैन। सोचो बिजनेसमैन के हिसाब से। आगे लिखो, क्या लिखा? इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। ऑन द अदर साइड it seems that economies of scale have been achieved. What do you mean by economies of scale? जब हम बड़े लेवल पे काम करते हैं तो क्या अचीव करते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कैसे? सुनिए, सोसाइटी का जनरल स्टोर आजकल डाउनवर्ड मूवमेंट पे जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी के छोटे छोटे स्टोर क्या होते जा रहे हैं? बंद होते जा रहे हैं। क्यों? ये यूरो स्टोर वाले, पैकेजेस वाले, हाइपर स्टार वाले बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं, ये मैन्युफैक्चरर से बल्क में बाय, ये पेंसिल ना करना यार, पढ़ाने दे, बल्क में बाय करते हैं। जब ये बल्क में बाय करते हैं तो इन्हें पर यूनिट कॉस्ट, आप ये कैलकुलेटर या कोई और चीज किसी छोटे स्टोर से लें तो वो कहते हैं जी 400 की, आप कहते हो यार कमाल हो गया, कल तो मैंने यूरो स्टोर से लिया 370 की। अब वो सर पकड़ के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि यूरो स्टोर पूरे लाहौर के लिए, अपनी सारी ब्रांचेस के लिए बल्क में खरीद रहा है, उसे पर यूनिट कॉस्ट, इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से वो बिजनेस अचीव करता है जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो, उसी को बल्क डिस्काउंट मिलती है, उसी को लर्निंग कर्व थ्योरी मिलती है, उसी के नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट ड्राइवर एबीसी कॉस्टिंग वो रिमूव करने में कामयाब होता है, क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाती है? कम होती है। क्लियर हो गया? क्या लिखा है? मेनली ड्यू टू हैव बीन अचीव रिजल्टिंग इन हाई जीपी। आप जरा देखें, जीपी किसका हाई है? बी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल्स रेशो किसकी हाई है? बी की। इसका मतलब है जो ट्रेंड इसने सेल्स से पकड़ा है, जाके देखें सेल्स, कैमरा उधर लेके जाए, सेल्स देखें, सेल्स हाई है। अच्छा उधर कोने में कहां देख रहे हो? सेल्स इधर है बीबियों, वो बच्चियों तुम उधर जाके देख रही हो, अल्लाह की बंदियों, सेल्स इधर है, ये भी देखना पड़ता है आंखें किधर है। चलो, सेल्स हाई थी, एक्सपेक्टेशन आई कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेगा, जीपी हाई करने में कामयाब हो गया। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी, इसमें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेगा, इसमें भी बिजनेस का वॉल्यूम इसको कॉस्ट कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा। एक होता है कॉस्ट रिडक्शन, एक होता है कॉस्ट कट। कॉस्ट कट की एग्जांपल सुनो। अभी पिछले दिनों हर घर में बिजली का बिल आया, उस दिन अम्मा ने एक पंखे में सबको बिठाया, दूसरा पंखा खोलने की हमें इजाजत 2 दिन के बाद, फिर वैसे ही हो गए हम। इसका मतलब 2 दिन अम्मा ने क्या किया? कॉस्ट कट लगाया। कॉस्ट कट कभी भी इफेक्टिव नहीं होता, इफेक्टिव होता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? एसी चलाओ 28 पे या मैक्सिमम 27 पे। तुम एसी चलाते हो, ज्यादती है, बाप के साथ ज्यादती है, माँ के साथ ज्यादती है। थोड़ा सा बर्डन अपने पे भी लो, सारा कुछ बाप पे ना डालो यार, कब तक वो करेगा, कब तक करेगा। इसलिए प्लीज प्लीज, अगर पूरे महीने हम 26-27 पे एसी के थर्मोस्टेट को रखें तो फिर हम कॉस्ट को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। गर्मी भी बियरेबल हो जाएगी और कॉस्ट भी। ये जो कॉस्ट कट होता है ना, इसे कहते हैं एडहॉक बेसिस पर काम करना। और याद रखना, एडहॉक बेसिस पर कभी रिजल्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, शॉर्ट टर्म होते हैं। और कॉस्ट कंट्रोल क्या है? कंसिस्टेंट बेसिस पर रेमेडियल एक्शन लेना,
कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्रॉम द प्रॉफिट हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। इसलिए मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोएक्टिव होकर चलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम रिएक्टिव होकर चलती है। यही हमारी कंपनीज का हाल है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव कौम जापानीज है। इसलिए जितनी अच्छी टेक्निक्स बिजनेस की दुनिया में आई हैं वो जापानीज ने दी है। JIT जस्ट इन टाइम सिस्टम जापानीज ने दिया, थ्रूपुट अकाउंटिंग जापानीज ने दी, टारगेट कॉस्टिंग जापानीज ने दी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जापानीज ने दी, 6 सिग्मा जापानीज ने दिया है। ये सारे टेक्नोलॉजी में कॉस्ट को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कम नहीं बोलना, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स हैं। क्योंकि कॉस्ट कट शॉर्ट टर्म होती है और कॉस्ट कंट्रोल लॉन्ग टर्म। कॉस्ट कट में आप अपने प्रॉफिट को भी कंप्रोमाइज कर सकते हो, कॉस्ट कंट्रोल में आप अपने एवरेज प्रॉफिट अचीव करते हुए कॉस्ट को कम करते हो। आगे MFA में आएंगे, फिर इन बातों को मजीद खोलेंगे। कहां रुके थे? रिजल्टिंग इन, if we see on the net profit to sales ratio, if we see on the net profit to sales ratio, trend of GP is continued, trend of बोले GP is continued, company B is showing, company बोले B is showing higher operating profit ratio but with less difference, but with बोले less difference। आप जरा देखें ये क्या मतलब है। दोनों के जीपी रेशो में 18 माइनस 16.36 1.64 बनता है। ऊपर देखें 10.46 माइनस 9.62, इसका मतलब है जीपी में बी ज्यादा अपर था, ए और बी का डिफरेंस ज्यादा था। नेट प्रॉफिट में जाते जाते ये डिफरेंस कम हुआ। किसने अच्छा परफॉर्म किया? ए ने। किसने हल्का परफॉर्म किया? बी ने। कहीं कॉस्ट कंट्रोल प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो सका, कहीं एक्स्ट्रा वॉल्यूम की वजह से आपकी क्या हुई है, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इंकर हुई है। क्योंकि जब इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम आपका एक सर्टेन लेवल से इंक्रीज हो गया। इसका यह मतलब भी है कि कंपनी बी की ऑपरेटिंग कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट वाला एलिमेंट कम था, वेरिएबल कॉस्ट वाला एलिमेंट ज्यादा था। जब यूनिट ज्यादा हुए तो उसके प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज हुई, जबकि इसके कॉस्ट स्ट्रक्चर में मुझे फिक्स कॉस्ट ज्यादा लग रही है, यूनिट्स कहीं ज्यादा भी हुई होंगी तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई होगी। क्योंकि स्टेप फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो यूनिट्स के ज्यादा होने से ज्यादा होती है। तो फिर बी में स्टेप फिक्स कॉस्ट का प्रेजेंस ज्यादा नजर आ रहा है या प्योर वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि प्योर फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन कम है। अगर प्योर फिक्स कॉस्ट होती तो वॉल्यूम ज्यादा होने से ये कॉस्ट ज्यादा ना होती। अब इस सब बारीकियों में जाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा इंटरप्रिटेशन क्या क्या लिखा है। दिस मे बी ड्यू टू इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट because of high volume sales, because of high volume sales। अब आए जरा वर्किंग कैपिटल पे, हेडिंग बनाए वर्किंग कैपिटल रेशियोस। साइलेंस प्लीज। वर्किंग कैपिटल रेशियोस,
जी भाई, अगर ज्यादा बेचना चाहता हूं तो डेटर को ज्यादा टाइम अलाउ करूं या कम? क्रेडिट के जमाने में वो ही कस्टमर आपके पास आएगा जिसे आप ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ करेंगे। आए जी, बी का कलेक्शन पीरियड 73, ए का, बी की सेल्स ज्यादा है, इसका मतलब हायर सेल्स अचीव करने के लिए डेटर को रिलैक्स किया है, रिलैक्सिंग क्रेडिट पॉलिसी ऑफर की है। नतीजा क्या निकला? सेल्स इंक्रीज करने में कामयाब हो गया, सेल्स इंक्रीज करने में कामयाब हो गया। तो लिखें, कंपनी ए कलेक्शन पीरियड is lower than company B collection period. There may be two reasons of this. There may be two reasons of this. On one side, company B may have adopted lenient collection policy. Lenient, जैसे अम्मा तुम्हारे साथ ये बॉयज़ के साथ लीनियंट है और अब्बा जी अपनी बेटियों के साथ लीनियंट है। लीनियंट collection policy to boost up the sales, to boost up the sales. Whereas company A may have adopted efficient debtor collection policy. क्या कहा? Efficient debtor collection policy by offering discounts, by offering discounts for collection of debtors amount. This may be the reason, this may be the reason that company A is an ungeared company. Company A is an ungeared company. अब बताएं जी, अनगेयर्ड कंपनी क्या होती है? जिसने लॉन्ग टर्म लोन ना लिया हुआ। ये देखें ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म लोन, इसका मतलब ये टोटल अपने रिसोर्सेज पर रिलाई कर रही है। उधर उसे देखें, उसने 73 डेज अलाउ कर दिया, लेकिन इसके लिए उसे मार्केट जाना पड़ा। कितना लोन लिया? 36057। अब मैं कहां से निकला और कहां पहुंचा, ये मैंने आपको सिखाना है। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेशोज। क्या कहते हैं? हो जाएंगे, 2-3 दिन लगेंगे इंशाल्लाह, आप भी ऐसे लिखने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक, आगे लिखें। ऑन द अदर साइड, कंपनी बी इज रिलाइंग ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स for increase in operations, for बोले increase in operations. आगे सुने भाई, किसका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम है?
इसका मतलब इसकी सेल्स ज़्यादा क्विकली हो रही हैं और उधर सेल्स रेवेन्यू की फिगर से ये बात पता चल रही है। लिखे ऑफरिंग अ रिलैक्स credit policy to debtors by company B has resulted in quick sales क्या लिखा है शुरू से बताएं। क्विक सेल्स which is clear from low inventory periods as compared to company बोले as compared to company A, which can be counter verified by B's stock level as compared to A। जिसका जल्दी जल्दी सामान बिक रहा हो उसके पास स्टॉक कम रह जाता है, जिसका थोड़ा बिक रहा हो जाए बैलेंस शीट में किसका क्लोजिंग स्टॉक कम है किसका ज़्यादा है, क्योंकि बी क्या कर रहा है सेल ज़्यादा कर रहा है, उसका होल्डिंग पीरियड कम है तो उसके पास स्टॉक भी कम है। जो लाया था वो बिक गया, क्यों बिक गया, डेटर को ज़्यादा पीरियड अलाउ किया, इस अट्रैक्शन में ज़्यादा सेल हो गई, ज़्यादा सेल हुई तो स्टॉक कम रह गया। इंडियन बिजनेसमैन और पाकिस्तान बिजनेसमैन में फ़र्क ही ये है, इंडियन बिजनेसमैन करम है उन पे मालिक का, उन्होंने हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला फार्मूला अपनाया हुआ, उन्हें नहीं पता वो दीन के हिसाब से क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, वो तो काफिर है, लेकिन अडॉप्ट उन्होंने ये किया वह क्या 4 रूल थे, उसमें एक रूल या था थोड़ा सा भी मार्जिन मिले तो बेच दो। पाकिस्तान में प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ महंगाई का लेवल भी ज़्यादा है, जो अमीर हो रहा है वो अमीर से अमीर है। जुल्म ये हुआ है, एक सिंपल ये जो लॉन का कॉटन का फीमेल्स का सूट होता है ये भी 50-50 हज़ार तक ब्रांड ले गए। जुल्म ये हो रहा है, एक दौड़ है किसकी, क्लास सिंबल की, क्लास स्टेटस की, 3-4 हज़ार वाला सूट 50 हज़ार पे मामूली बात है। अल्लाह करे कोई हमें समझ आ जाए, क्योंकि जितना मनी ज़्यादा होगी उतना जाके बार्गेनिंग पावर बढ़ती जाएगी किसकी, बायर की, और लोग खरीदे जा रहे हैं। एक इन्फ्लेशन की रीज़न ये भी है, मनी की सप्लाई ज़्यादा है, जब मनी की सप्लाई ज़्यादा है ज़्यादा लोग ख़रीदने चले गए, सामने सप्लायर को पता चल गया ओ हो लोग तो ज़्यादा ख़रीदने वाले हैं, वो प्राइस क्या कर देगा, अब कर देगा। आज हम अपने आप से तहिया कर लें तो जो मैकडोनल्ड को लॉस हो रहा है वो यहाँ के लोकल ब्रांड्स को भी होगा, और चीज़ें क्या आ जाएंगी, कम प्राइस पे आ जाएंगी। इतना सा कारोबार शुरू करते हैं और हमारी जैसी कौम जो लकीर की फ़कीर बनी हुई है वो एक ऐड के पीछे 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए का सूट ले लेती है। सफ़ायर की सेल लगती है तो कभी यूट्यूब पे देखिएगा वीडियो, यकीन करो औरतों का बस ना चले, एक दूसरे को कत्ल कर दें या गार्ड को मार दें, किसी दिन गार्ड मरेंगे और कुछ भी नहीं होगा, या शीशे टूटेंगे, टूटे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा दूसरा कैंपस होता था ना, फिर कोरोना के बाद हमने ऑनलाइन की वजह से बंद किया, तो आप यकीन करें पूरा रोड चौक होता था। क्या हो रहा है कि सफायर वालों ने सेल लगाई, 5 बजे की खड़ी हैं, फजर में नहीं उठी लेकिन 5 बजे की खड़ी हैं। सॉरी ख़वातीन अगर आप सुन रही हो, आपकी वजह से ये हाल हुआ है महंगाई का, आपकी मेहरबानी, कम से कम हमें पढ़ाने में तो आसानी रहे ना, कम से कम आप भी कुछ लिहाज कर लें कौम का। अल्लाह हमारे हाल पे है रहम करे।
इस मामले में कम से कम मेल हजरात सही हैं, एक जीन्स ली 5 साल गुजार ली, इसमें फिर भी अभी बचत है। करीब मार्केट में चले जाएं 500, 800, 1000 तक की एक जीन्स मिल जाती है जिसमें हमारे 3-4 साल। आप देखते होंगे रोज 6 सूट हैं, बदल के आ रहा हूँ, किसी ने निकाला तो नहीं रहा इससे मुझे, लेकिन फीमेल को कहते हो इस फंक्शन में यही सूट पहना जो पहले पहना था, वो क्या कहेगी? उस वो सूट। और यार क्या मसला है यार, अजीब मामलात हैं यार, इस कौम को यहाँ से हमने मारा है। अल्लाह हमें समझ दे। मेरी घरवाली भी सुन रही होगी, आज मेरी खैर नहीं है। आगे आ भाई, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। नेक्स्ट लिखे, आप सुने भाई। अब सुनिए, आपने सप्लाई क्विकली लेनी हो अपनी सेल्स को मीट करने के लिए, तो सप्लायर को जल्दी पैसे देंगे तो वो आपको टाइमली सप्लाई देगा, या उसको डिले करेंगे तो? बी ने अपनी सेल्स को बूस्ट अप करने के लिए क्रेडिटर के साथ भी अच्छी टर्म्स रखी हैं। कितने दिनों में पैसे दे रहा है? क्यों? उसकी सेल्स जनरेट हो रही हैं, सेल्स जनरेट हो रही हैं तो पैसे आ रहे हैं। ऑल्दो उसने डेटर को ज्यादा टाइम अलाउ किया, लेकिन उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए क्या ले लिया? लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, ताकि क्रेडिटर की पेमेंट को डिले ना करो। अगर वो इस पेमेंट से इसको देने की कोशिश करता तो कोलैप्स कर जाता। इनको डिले कर रहा है, इनको डिले करता तो ये सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करते, सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करते तो कस्टमर ऑर्डर मीट। और ये बता रहा है कि ये इन्वेंट्री को ज्यादा देर तक अपने पास वेट नहीं करवा रहा है, कस्टमर में कन्वर्ट हो रहा है। बिजनेस में, सेल्स में जो है इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है, और जितनी इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट होगी उतना इनका बिल ज्यादा बनेगा, इनका बिल ज्यादा बनेगा। टाइमली सप्लाई लेने के लिए, प्रायोरिटी पर कस्टमर बनने के लिए सप्लायर को टाइमली पेमेंट करनी पड़ती है। और क्यों ये उनके पैसे नहीं रोक रहा? इसने इनके पैसों से फाइनेंस करने के बजाय अपने आप को लॉन्ग टर्म से फाइनेंस किया। वैसे भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस में रिस्क कम होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में लोन प्रोवाइडर कब आएगा आपके पास? लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद, जबकि ये तो कुछ महीनों के बाद आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि 91 डेज का अचीव करने के लिए आपने इनसे डिस्काउंट रिसीव कर लियो, उसने आपको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफर की होगी। अब ये लग रहा है कि इसने अचीव की और इसने अचीव नहीं की। क्यों नहीं अचीव की? इसके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है। दोनों पॉइंट लिख सकते हैं, लिखे। क्या करना? जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल लमसम ही होगा, क्योंकि बाय इंस्टॉलमेंट होता है तो क्वेश्चन में बताता है। साइलेंट हो तो क्या कहते हैं? प्रिंसिपल लमसम जाएगा और 5 साल के बाद जाएगा। लिखे भाई, लोअर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड सजेस्ट, बल्कि लोअर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड ऑफ बी, लोअर creditor payment period of B suggest company B has enjoyed early payment discounts from the creditors second reason may be, beta please, second reason may be to keep itself priority customer in the eyes of बोले सप्लायर्स। सप्लायर की बुक्स में अपने आप को प्रायोरिटी कस्टमर रखने के लिए क्या कर रहा है? ए के मुकाबले में अर्ली पेमेंट कर रहा है। ऑल्दो स्टिल इन अ बेटर सिचुएशन by taking
more time from the supplier and giving less time to customers. ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला? ये देखो, क्रेडिटर से कितने दिन ले रहा है और डेटर को कितने दे रहा है. इसका मतलब रोक ज्यादा टाइम के लिए रहा है और अपना पैसा कम टाइम के लिए रुकवा रहा है. यहां इसने किसी का पैसा रोका है, यहां इसका पैसा रुका है, तो किसी का पैसा ज्यादा दिन के लिए रोका है, अपना पैसा कम दिन के लिए रुकवाया है. यहां पर भी ये तकरीबन 17-18 दिनों के लिए फेवरेबल सिचुएशन में फॉल कर रहा है. यहां काम खराब हो रहा है. डेटर को 55 डेज अलाउ किया, लेकिन दूसरी तरफ 96 डेज तो ले लिया है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग इसकी डाउन हुई होगी. यहां अपना पैसा कम ब्लॉक हुआ. क्यों? लॉन्ग टर्म लोन नहीं है. उस लॉन्ग टर्म लोन ना होने की वजह से क्रेडिटर को डिले कर रहा है, उनके पैसे को इस्तेमाल कर रहा है. अगर ज्यादा वो सिचुएशन चली गई तो प्रायोरिटी लिस्ट में सप्लायर की ये डाउन हो जाएगा. डाउन होने का मतलब पहले बाकी लोगों को देगा सप्लाई, फिर इसको देगा और इसकी फ्यूचर की गुडविल डाउन हो सकती है. लिंक करना आ रहा है? लिखें. ऑन द अदर साइड, कंपनी A has prolonged the creditor payment period due to the absence of long-term loan, due to the बोलें जी, absence of long-term loan, which may cause loss of goodwill in supplier's book. अब अगली बात सुना. दो बातें याद रखिएगा. जरूरत से ज्यादा पैसे ब्लॉक करके चलना, ये ओवर कैपिटलाइजेशन है. जरूरत से कम पैसे लेकर चलना, ये ओवर ट्रेडिंग है. जरूरत से ओवर कैपिटलाइजेशन, जरूरत से. इन बच्चियों में से हर एक का पर्स देखें, बैग देखें, 5000 का नोट ज्यादातर बच्चियों के पर्स में होगा, पाउच में होगा 5000 का नोट. ये वो नोट है जो अब्बा जी ने दिया हुआ है कि बेटा रख, कोई इशू नहीं. और जो इस्तेमाल के पैसे होंगे वो 500, 100, 200, 300 अलहदा होंगे. इन गरीब के बालों ने इस उम्र में भी आते आते 5000 का नोट शायद ही घर से कभी पूरा लिया हो. तो वो किस हाल में है? ओवर कैपिटलाइजेशन. ये गरीब का बाल. तो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जरूरत से ज्यादा लेकर चलना, ओवर ट्रेडिंग. तुम इस एज में ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन में हो, अब्बा जी ने जरूरत से ज्यादा तुम पे इन्वेस्ट किया हुआ और अब्बा जी की अपनी पर्सनल लाइफ ओवर ट्रेडिंग में है. कई साल गुजर जाते हैं, नया शू लिए, नया सूट बनाए, ईद पे भी बाज़ दफ़ा ऐसे ही पुराने कपड़े पहन लेते हैं कि नहीं यार बाकी काम पूरे हो जाए. तो तुम किस हाल में हो? ओवर कैपिटलाइजेशन. अब्बा जी ओवर ट्रेडिंग. अब इधर आओ. याद रखना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग इज आल्सो बैड. अगर करंट रेशो 2:1 से ज्यादा है तो 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए 2 रुपए 12 पैसे के एसेट्स तुमने रखे हुए हैं. इज इट गुड? इट्स नॉट रैशनल. बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स हो. जैसे अब्बा जी ने कहीं फैमिली को टूर पे लेके जाना हो हिल स्टेशन, तो बंदे कम होते हैं, सामान ज्यादा होता है. अब्बा जी को कहते हैं ओ तुम्हें क्या पता. अब्बा जी लिहाफ भी रखवा देते हैं, कंबल भी रखवा देते हैं और हीटर भी रखवा देते हैं, गैस का चूल्हा भी रखवा देते हैं, मिर्च मसाले भी रखे हुए हैं. अम्मा कहती है आप ही चली जाए, मैं यहीं पका लूंगी. क्या कहते हैं? तुम्हें नहीं पता वहां खाने अच्छे नहीं मिलते.
तो आगे आगे फैमिली जा रही है, पीछे पीछे पूरा घर जा रहा है। फैमिली कार पे है, ट्रक पे पूरा, ये है ओवर कैपिटलाइजेशन। प्रोग्राम बना, आलियान कहता है सैर पे चले, ये कहता है चले, इन्होंने बस का डंडा पकड़ा और मरी पहुंच गए। दोनों ने जेब में हाथ डाले तो 100 रुपए इसके पास है, 150 इसके पास है। ये किस हालत में है? ओवर ट्रेडिंग। ये किस में है? अब मुझे बताएं ये किस हाल में खड़ा है? ओवर कैपिटलाइजेशन। और ये कंपैरेटिवली लोअर साइड पे है, टुवर्ड्स द ओवर ट्रेडिंग। और ये रेशो इतनी क्लियर नहीं है, ये रेशो क्लियर है। ये देखें, ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से अभी भी ये सिक्योर है। स्टॉक ना भी बिके, अगर लायबिलिटी ड्यू हो गई तो उसके पास कितने एसेट्स हैं उन्हें पे करने के लिए? ये बढ़ गया। 1 रुपए की लायबिलिटी ड्यू हो जाएगी 1 साल में, इसके पास सिर्फ कितने क्विक एसेट्स हैं? इसका मतलब ये कहीं डिफॉल्ट के करीब जा रहा है। तो ओवर ट्रेडिंग डिफॉल्ट की तरफ लेके जाती है, ओवर कैपिटलाइजेशन एक्स्ट्रा बोरिंग कॉस्ट की तरफ लेकर जाती है। यही वजह है कि इसे क्या लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां इसने पैसे ज्यादा ब्लॉक किए हैं, डेटर्स को ज्यादा टाइम अलाउ किया, तो एवरेज डेटर्स ज्यादा हो गए। ज्यादा सेल करने के लिए स्टॉक भी ज्यादा रखा, यहां फिर भी ये बच गया क्योंकि इसने जल्दी जल्दी सेल कर दी। जो क्लियर हो रहा है इंक्रीज इन सेल्स में। ये देखें, इसके मुकाबले में इसकी सेल्स ज्यादा है। लिखें आइडियल लिक्विडिटी रेशोस में, आइडियल करंट रेशो इज 2:1, आइडियल करंट रेशो इज 2:1, कंपनी बी इज इन अ over capitalization situation, whereas A is trying with limited resources, A is trying with, बोलिए, limited resources. Current ratio is never an accurate predictor of liquidity. Current ratio, बोलिए, is never a, नाराज तो नहीं हो रहे यार, मल्टीमीडिया के बगैर इंटरप्रिटेशन करवा रहा है। वो मजा मुझे नहीं आता स्लाइड बना के मैं कहूँ ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ऐसे लिखोगे तो तीसरे दिन इंशाल्लाह खुद इंटरप्रिटेशन करने में कामयाब हो जाओगे। ठीक है भाई? तो ये स्लाइड शो जो है ना, मुश्किल ही चलता है अपने से। मेरी चंदा को फर्क पड़ा है? इतना बड़ा प्यारा बच्चा है, वलीदा बात है। 4 दिन इसने एक मैसेज नहीं किया सर कोई काम ना कह दे। तो तूने किसके नंबर से किया था? देखिए ये बच्चा मुझे फ़ोन करता रहा, लेकिन यही क्या पूछता रहा, सर जी न्याज नहीं तकसीम की। क्या लिखा है? करंट रेशो इज नेवर अ एक्यूरेट प्रिडिक्टर फॉर कंपनीज लिक्विडिटी। मोस्ट एक्यूरेट कर लें, इज नेवर अ मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्टर फॉर, बोले, कंपनीज लिक्विडिटी एवेल्युएशन। करंट रेशो से कंपनी की मोस्ट एक्यूरेटली लिक्विडिटी पोजीशन पता नहीं चलती। फॉर दिस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द क्विक रेशो। लिखें, फॉर दिस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द क्विक रेशो, and according to quick ratio, company A is facing liquidity problems. Company A is facing, बोलिए, liquidity problems. It can be counter-checked. It can be counter-checked
बाय लुकिंग एट द, इधर आओ बच्चों, और बच्चों, किसके पास कैश एंड बैंक ज्यादा है, किसके पास कम है? तो कौन सिक्योर साइड पे है, कौन लेस सिक्योर है? ए। अच्छा, अभी इसने गेयरिंग की बात नहीं की। अगर ये गेयरिंग की बात करता ना तो हम कहते ए अच्छा है। क्यों? ये मांग के चल रहा है, ये खुद चल रहा है, इसकी फ्यूचर डेट कैपेसिटी कम हो गई है, ये फ्यूचर में अभी मांग सकता है। ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। अच्छा, एक और बात याद रखें, कभी भी जब रियलिस्टिक एनालिसिस हो रहे हैं ना तो फिर सिर्फ आवाजों पे नहीं रहते। ये एक बिटर रियलिटी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इन पिछले 15 सालों में हमसे बहुत बहुत आगे चला गया। सिर्फ आगे नहीं गया बेटा, बहुत आगे गया। क्योंकि आजकल मैं एमएफए की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं। मैंने 4 दिन में कानों को हाथ लगाए, मेरे पास पाकिस्तान की एग्जाम्पल बच्चों में कोट करने के लिए कुछ था ही नहीं। जितने मैंने इंटरनेशनल एनालिसिस देखे, जितनी इंटरनेशनल मैंने प्रोग्राम्स सुने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बच्चों के साथ डिस्कस करने में, वहां मुझे पाकिस्तान की कोई ऐसी एग्जाम्पल नजर ही नहीं आई जो मैं बेटर पोजीशन के लिए दे सकूं। हर वर्स्ट सिचुएशन कहां जाके फिट होती है? अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। ये लम्हा फिक्रिया है मेरे दोस्तों, वल्लाह ये लम्हा फिक्रिया है। क्या लिखा था? It can be counter checked by looking at the cash and bank balances where B is carrying high funds due to, Malin ji, due to long-term borrowings, due to long-term borrowings। ओके हो गया। अब क्या होगा? रोज ऐसे ही हमने इंटरप्रिटेशन करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम खुद से इंटरप्रेट करने में कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।